नमस्कार साथियों, किसान एकेडमी में आप सबका स्वागत है। और साथियों, पिछली क्लास में हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें ये देखा था भूगोल या शक्ति के आधार पर सरकारों के प्रकार, जिसमें हमने आपको एक बताया था संघात्मक व्यवस्था फेडरल सिस्टम और एक हमने बताया था एकात्मक व्यवस्था यूनिटरी सिस्टम। जिससे हमने एग्जाम्पल के तौर पे देखा था कि जो यूएसए है, नाइजीरिया है, जापान है, ये सब क्या है, ये सब फेडरल सिस्टम वाले देश हैं। जबकि ब्रिटेन है, आपका इज़राइल है, ये सब क्या है, चीन है, ये सब एकात्मक व्यवस्था वाले देश हैं। संघात्मक सरकार में हमने बताया था कि वो शक्तियों का बंटवारा वहाँ होता है, यानी जो इकाइयाँ होती हैं वो भी संप्रभु होती हैं, अर्थात केंद्र और राज्यों के मध्य में शक्तियों का बंटवारा होता है। जाहिर सी बात है, जब शक्तियों का बंटवारा जब वहाँ होता है तो वहाँ पर लिखित संविधान की ज़रूरत पड़ेगी। दोहरी व्यवस्थाएं वहाँ होती हैं, जैसे दोहरी नागरिकता हो, दोहरी व्यवस्थापिका है या विधायिका कह लीजिए, दोहरी कार्यपालिका है, दोहरी निर्वाचन व्यवस्था है, दोहरी ऑडिट व्यवस्था, ये सारी चीज़ें संघात्मक में थी। और वहीं एकात्मक में हमने कहा कि यहाँ पर जो इकाइयाँ होती हैं वो होती ही नहीं, सारी शक्ति केंद्र के पास होती है। हाँ, बंटवारा ज़रूर कर दिया जाता है कई क्षेत्रों में, लेकिन वो सब केंद्र शासित के रूप में स्टेट होते हैं। सारी शक्ति केंद्र के पास, यानी शक्तियों का संकेंद्रण होता है यहाँ। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर लिखित संविधान की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और व्यवस्थाएँ जो होती हैं यहाँ पर वो एकल व्यवस्थाएँ होती हैं, जैसे एकल नागरिकता की बात हो, एकल निर्वाचन की बात हो, एकल व्यवस्थापिका की बात हो, एकल कार्यपालिका की बात हो, एकल न्यायपालिका की बात हो, एकल लेखा की बात, परीक्षा की बात हो, ये सारी चीज़ें एकात्मक व्यवस्था होती हैं। अब भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत के सामने ये प्रश्न था कि भारत क्या करे। संविधान निर्माताओं ने बहुत सोच समझ करके संघात्मक ढांचा अपनाया, तो क्योंकि प्रांत यहाँ पहले से थे, अंग्रेज़ों के ज़माने में भी प्रांत हुआ करते थे, तो प्रांतों को बने रहने दिया गया। लेकिन ये कहा गया कि यहाँ शक्तिशाली केंद्र होना चाहिए, राज्यों को बहुत अधिकार नहीं मिलना चाहिए। अमेरिका में क्या था, यूएसए में क्या था कि कई सारे स्टेट मिल करके संधि के तहत, समझौते के तहत एक संघ बना था। यहाँ कोई संधि नहीं हुई थी, कोई समझौता नहीं हुआ था, यहाँ केंद्र पहले से मजबूत था। तो राज्यों को बहुत संप्रभुता नहीं दी गई, स्वायत्ता नहीं दी गई। हाँ, ये ज़रूर है कि मॉडल दे दिया गया संघ टाइप का कि राज्य भी होंगे और केंद्र भी होगा। यानी कि भारत की जो स्थिति है वहाँ पर देखिए, भारत में एक B.R. अम्बेडकर साहब का कथन है कि यहाँ संघात्मक व्यवस्था के साथ एकात्मक लक्षणों को मिलाया गया है। ये B.R. अम्बेडकर साहब का कथन है। तो संघात्मक ढांचा तो है, लेकिन कनाडा वाला है। यहाँ पर विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। राज्यों का विनाश हो सकता है, लेकिन संघ का यहाँ विनाश नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश मान लिया है, उत्तर प्रदेश को जब चाहे केंद्र सरकार ख़त्म कर दे, कुछ हिस्सा उत्तराखंड में काट करके जोड़ दे, कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में जोड़ दे, कुछ इधर छत्तीसगढ़ में जोड़ दे, कुछ बिहार में जोड़ दे, भारत का काम, यूपी का काम ख़त्म। तो विनाशी राज्यों का विनाशी संघ यहाँ पर होता है। तो संघात्मक व्यवस्था के साथ एकात्मक लक्षण मिलाया गया, और यही कारण है कि भारत की जो व्यवस्था है दोस्तों, इसको कहते हैं अर्धसंघीय व्यवस्था। क्या कहते हैं? अर्धसंघीय हम इसको कह सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जो भारतीय संविधान में एकात्मक के रूप में हैं।
तो ऐसा करते हैं दोस्तों कि हम संघात्मक व्यवस्था तो समझ चुके हैं, संघात्मक व्यवस्था पूरी ले लेते हैं पहले, और उसी संघात्मक व्यवस्था में हम एकात्मक लक्षणों को क्या करते हैं, मिलाते हैं। ठीक है, तो संघात्मक व्यवस्था और इसके साथ एकात्मक लक्षणों को मिलाया गया है। अब प्रश्न उठता है कि वो एकात्मक लक्षण कौन से ऐसे हैं जो भारत में हैं, बाकी सारी व्यवस्था संघात्मक ही है। जैसे आप देखिएगा कि हमारे यहाँ केंद्र के पास भी एक व्यवस्थापिका है, यानी विधायिका है, राज्यों के पास भी विधायिका होती है, यूपी की अपनी विधायिका है, विधानमंडल, वहाँ संसद है केंद्र में। कार्यपालिका की बात करिए तो केंद्र स्तर पर भी कार्यपालिका है और राज्य स्तर पर भी एक मंत्रिपरिषद होती है, कार्यपालिका होती है या नहीं है? तो ये सब क्या है, ये ढांचा संघात्मक ही तो है। अब उसमें एकात्मक क्या है, जैसे देखिए इकहरी नागरिकता, इकहरी नागरिकता जो लक्षण है दोस्तों, ये कहाँ का लक्षण है, ये एकात्मक ढांचे का लक्षण है, ये एकात्मक लक्षण डाला गया। निर्वाचन व्यवस्था अगर देखिए तो भारत का एक निर्वाचन आयोग होता है, वो पूरे भारत का चुनाव कराता है, चाहे वो एमएलए का चुनाव हो, चाहे वो एमपी का चुनाव हो, यानी कि एकल निर्वाचन व्यवस्था। हाँ, ये जरूर है कि पंचायतों के लिए एक निर्वाचन आयोग होता है प्रदेशों में, लेकिन पंचायत चूंकि राज्य सूची का विषय है तो वो अलग चीज़ है। यहाँ पर विधानसभा के चुनाव की बात हो रही है, विधान परिषद के चुनाव की बात हो रही है, राज्यसभा के चुनाव की बात हो रही है, लोकसभा के चुनाव की बात हो रही है। वो एक ही निर्वाचन आयोग है, भारत निर्वाचन आयोग, वही उसका चुनाव कराएगा। एकीकृत लेखा परीक्षा अनुच्छेद 148 के तहत जो CAG है वो पूरे भारत का होता है, यानी एकल लेखा परीक्षा। उसी के नियंत्रण में चाहे राज्यों के द्वारा खर्च किया गया पैसा हो और चाहे केंद्र के द्वारा खर्च किया गया पैसा हो, उसकी ऑडिटिंग की जाती है, यानी लेखा जो परीक्षण उसका किया जाता है वो केंद्र के तहत ही होता है। इसके अलावा आप देखेंगे केंद्र व राज्य का अपना अपना कोई अलग संविधान नहीं है। संघात्मक ढांचे में क्या है, केंद्र का अलग संविधान होता है, राज्यों का अपना अलग संविधान विधान होता है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं है। केंद्र राज्य, केंद्र प्लस राज्य का एक ही संविधान है, कोई अलग संविधान नहीं है। ओके, इसी तरीके से आप देखिएगा कि आपातकाल, आपातकाल कहाँ की व्यवस्था है, ये भी एकात्मक लक्षण ही है। आपातकाल यहाँ आप केंद्र सरकार क्या कर सकती है, आपातकाल लगा सकती है, तो राज्यों का कहाँ बहुत ज़्यादा अस्तित्व है। लेकिन आप देखिए फेडरल सिस्टम जहाँ पर होगा वहाँ पर अगर आपात लग जाएगा, आपातकाल पूरे देश में, तब क्या होगा, राज्यों की परमिशन के बिना वहाँ आपातकाल लग ही नहीं सकता, प्रावधान ही नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ राज्यों का कोई जरूरी नहीं है कि उनकी सहमति हो लगने में आपातकाल, केंद्र जब चाहे तब आपातकाल लगा सकता है। ये भी क्या है, एक एकात्मक लक्षण है। तो इस तरह से भारत जो है एक अर्धसंघीय व्यवस्था वाला देश है। अब कुछ प्रश्नों को लिखिए। प्रश्न नंबर 1, संघात्मक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख लक्षणों को बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, एकात्मक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इसके प्रमुख लक्षणों को बताइए। 2 क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन लिखिए, संघात्मक एवं एकात्मक व्यवस्था के मध्य में क्या अंतर है, या इन दोनों में अंतर स्पष्ट करें। अगला क्वेश्चन लिखिए, भारत एक अर्धसंघीय व्यवस्था वाला देश है, चर्चा करें। अब आप इसको दिखाइए, लिख दीजिए। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने चल रहा हूँ, और बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण ने केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है भारत में, या केंद्र सरकार को मजबूत किया है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं।
तो वैश्वीकरण में आप जानते हैं कि आज क्या है, पूरी दुनिया एक गांव के रूप में जानी जाती है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सबके हित कहीं ना कहीं से एक आपस में साझा करते हैं लोग। तो आज बहुत सारे संगठन बन रहे हैं, वैश्विक स्तर पर सब एक मंच पर बैठ कर के बातचीत करते हैं, चाहे वो यूएनओ का मंच हो, WTO का मंच हो, या बहुत सारे क्षेत्रीय संगठन हैं जो आर्थिक संगठन, उनकी बात हो, चाहे वैश्विक समस्याएं हों, सब पर कहीं ना कहीं से पूरी दुनिया एक हो कर के काम कर रही है। यही तो है ग्लोबलाइजेशन। तो अब देखिए वैश्वीकरण, वैश्वीकरण में आज आर्थिक एकीकरण की बात हो रही है। चाहे वो WTO का मामला हो, चाहे वो क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों का मामला हो, और चाहे वो पूंजी निवेश का मामला हो। WTO हो, क्षेत्रीय आर्थिक संगठन की बात हो, जैसे इसमें क्या है, साफ्टा, नाफ्टा, है ना, ब्रिक्स, आसियान इत्यादि, ये सब क्या हैं, ये सब क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है। इसके अलावा पूंजी निवेश की बात हो, यानी कि FDI का मामला हो, इन सब पर कौन निर्णय लेगा? WTO में कोई अगर निर्णय लेना है, बातचीत करना है, तो कौन जाएगा? राज्य सरकार की केंद्र सरकार? तो केंद्र सरकार ही जाएगी वैश्वीकरण के दौर में। तो यहाँ राज्य सरकार से कोई मतलब नहीं, राज्य की पहचान पीछे हो गई, केंद्र सरकार दुनिया में उसकी पहचान बढ़ रही है। चाहे WTO में मीटिंग का मामला, कोई संधि समझौता करना हो, क्षेत्रीय आर्थिक संगठनों के साथ कोई संधि समझौता करना हो, FDI का मामला हो, हर जगह पर वैश्विक लेवल पर केंद्र सरकार की ही पूछ होती है, केंद्र सरकार की ही पकड़ होती है, केंद्र सरकार को ही बुलाया जाता है, केंद्र सरकार ही इस पर निर्णय देती है, राज्यों को इस पर कोई अधिकार नहीं होता है। और ये किसके कारण ये सब चीज़ें हो रही हैं? ये हो रही हैं वैश्वीकरण के कारण। तो वैश्वीकरण ने केंद्र सरकार को क्या किया है? मजबूत किया कि नहीं किया है? इसी प्रकार से आप देखेंगे कि वर्तमान में विभिन्न प्रकार की वैश्विक समस्याएं हैं। वैश्विक समस्याएं हैं जैसे पर्यावरण का मामला ले लीजिए, पर्यावरण हो, आतंकवाद हो, है ना, खाद्य सुरक्षा की बात हो, मानवाधिकार का मामला हो, इत्यादि। जो भी वैश्विक समस्याएं हैं दोस्तों, शुद्ध पेयजल का मामला हो, तकनीकी हस्तांतरण का मामला हो, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये वैश्विक लेवल के मामले हैं। तो जो वैश्विक समस्याएं हैं, या कहते हैं कि जो नशीले पदार्थों की तस्करी आदि का मामला हो, ये सब चीज़ें, गरीबी, भूखमरी, जो भी आप इसमें वैश्विक समस्याएं हैं डाल सकते हैं। तो जो भी वैश्विक समस्याएं हैं, एग्जाम्पल के तौर पे पर्यावरण, आतंकवाद, खाद्य सुरक्षा, मानवाधिकार, ये सब जो वैश्विक चुनौतियां हैं दोस्तों, इन समस्याओं के समाधान के लिए कौन निर्णय लेता है? केंद्र सरकार ही अनुच्छेद 352 के तहत क्या करती है? निर्णय लेती है और संधि समझौता करती है वैश्विक स्तर पर अन्य देशों के साथ, चाहे वो आतंकवाद से लड़ने के लिए हो, चाहे वो पर्यावरण से सुरक्षा की मामला हो। इस सब पर, इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए कौन आता है? तो आप कहेंगे केंद्र ही आएगा, यहाँ पर राज्य नहीं आएगा। तो
अब आप कहेंगे क्या पहले समस्या नहीं थी, लेकिन वैश्वीकरण ने इन समस्याओं को क्या कर दिया है, सबको जोड़ दिया है आपस में। इसलिए इन सब समस्याओं के लिए केंद्र सरकार निर्णय लेगी। और इधर भी कौन है दोस्तों, इधर भी तो केंद्र सरकार ही निर्णय ले रही है, राज्य को कहीं नहीं सकती कोई पूछ रहा है। ये वैश्वीकरण की देन है। एक और पॉइंट इसमें डाल सकते हैं, वैश्वीकरण के कारण क्या हुआ, संचार क्रांति आई। आज हर हाथ में मोबाइल है, एंड्रॉयड है, इंटरनेट चल रहा है, दे दनादन 1.5 GB का डाटा, नहीं खूब यूज करिए और बैठ करके देखिए कि कहाँ पर क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, कनाडा में क्या हो रहा है, यूरोप में क्या हो रहा है, अपने भारत में ही गुजरात में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, अपने यूपी में क्या हो रहा है। आज बच्चे को बताने की ज़रूरत नहीं है, हर व्यक्ति को पता है कि क्या हो रहा है, तुरंत एक सर्च करके वो देख ले रहा है। तो संचार क्रांति आ गई, इससे क्या हुआ कि लोगों में जागरूकता आ गई, और जागरूकता जब आ गई तो अब ये सब अपने स्टेट से राज्य सरकारों के ऊपर दबाव बनाने लगे, यानी राज्यों पर दबाव, किसका दबाव, विकास का। विकास किसका, शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, रोजगार इत्यादि, ये सब मामले उठने लगे। अब लोग जागरूक हो रहे हैं तो राज्यों के ऊपर दबाव बनाएंगे, ठीक है। अब राज्य के ऊपर दबाव बनेगा तो राज्य पैसे के लिए किस पर निर्भर है, केंद्र पर निर्भर है। विकास के लिए किस पर निर्भर है, केंद्र पर निर्भर होगा। केंद्र के सामने जा कर के कहेगा महोदय त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम, महोदय रक्षा कीजिए, जनता जागरूक हो गई है, इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में सबके पास मोबाइल आ गया है, सब हमसे सवाल पूछ रहे हैं, अब तो हमें डेवलपमेंट करना ही पड़ेगा, प्लीज़ कुछ दान दे दो, पैकेज दे दो। केंद्र सरकार कहेगा ठीक है, झुको थोड़ा झुको, देता हूँ। तो वहाँ पर क्या है, साख राज्य कमज़ोर दिखाई दे रहा है, केंद्र मजबूत हुआ है, किसके कारण, वैश्वीकरण के कारण। तो इस प्रकार से देखेंगे राज्य सरकार पर निरंतर दबाव बढ़ रहा है और ये सब चीज़ें हुई। और इन सब बातों से यह स्पष्ट है कि वर्तमान वैश्वीकरण ने केंद्रीयकरण को बढ़ावा दिया है, लेकिन एक और गठबंधन सरकारों के दौर में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति भी बढ़ी है, राज्य सरकारें भी मौजूद हैं, अतः केंद्रीयकरण के साथ साथ विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया भी निरंतर जारी है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया भूगोल या शक्ति के आधार पर सरकारों के प्रकार। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ही पसंद आया होगा। तो अगली जो क्लास हम लेकर के आएंगे वो होगा संरचना के आधार पर सरकारों के प्रकार, और देखेंगे क्या होती है संसदीय प्रणाली, क्या होती है अध्यक्षीय प्रणाली, और भारत कहाँ फिट बैठता है, इसको देखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।